Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम बात करेंगे DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर 9 है और हमारे ये लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि अगर आप किसी आइडियल सोसाइटी का ब्लूप्रिंट बनाएं तो उसमें क्या क्या होगा। सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, गरीब और अमीर के बीच में ज़्यादा इनइक्वालिटी ना हो, है ना, सबको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, विमेन और चिल्ड्रन प्रोटेक्टेड हों, सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये सारी चीज़ें होगी उस आइडियल सोसाइटी में, है ना। तो आप अब सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही एक वेलफेयर सोसाइटी का उन्होंने सपना देखा था और इसी सपने का रोड मैप है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP क्या है, कहाँ से आया, कोर्ट में इन्फोर्स क्यों नहीं होता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर BR अम्बेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस क्यों कहा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके। सबसे पहले मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 यानी आर्टिकल 36 to 51 में मेंशन्ड है, दिए गए हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये स्टेट के लिए ना इंस्ट्रक्शन है कि देश को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट बनाना। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है, ऐसी स्टेट जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना करे बल्कि लोगों के सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट स्कीम है ना, जैसे कि मिड डे मील, मनरेगा, आयुष्मान भारत, राइट टू एजुकेशन, इन सब के पीछे ना DPSP की फ़िलॉसफी काफ़ी हद तक काम करती है। सिग्निफिकेंस ऑफ DPSP की बात कर लेते हैं। तो DPSP हमें बताता है कि गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ये सोशल जस्टिस प्रमोट करता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहता है, इक्वालिटी और वेलफेयर को इनकरेज करता है, पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। सो सिंपल एग्जांपल से समझे तो फंडामेंटल राइट ना हमें फ्रीडम देता है, DPSP इंश्योर करता है कि लोग उस फ्रीडम को एक्चुअल बेनिफिट ले सके। उसका क्या फ़ायदा फ्रीडम का अगर एजुकेशन और बेसिक नेसेसिटी ही अवेलेबल ना हो, है ना। सो अब बात करते हैं इसका ओरिजिन कि ये आया कहाँ से। तो UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। DPSP जो है ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया नहीं था, ये मेनली बोरो किया गया है इरिस कॉन्स्टिट्यूशन 1937 में। यहीं से ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आया और इन्फ्लुएंस मिला ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सो DPSP ना आयरलैंड का गिफ्ट कह सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, फीचर ऑफ DPSP की बात करते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं DPSP के। तो पहला, ये गाइडलाइन होता है स्टेट के लिए, गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देते हैं, वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं, मतलब पीपल की वेलफेयर और सोशल जस्टिस के लिए काम करता है। नॉन जस्टिसेबल होता है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कोर्ट ना इन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकता। फोर्थ है फंडामेंटल इन गवर्नेंस, मतलब कोर्ट इन्फोर्स नहीं करता लेकिन गवर्नेंस के लिए ना ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ है फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक, यानी सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के ना अकॉर्डिंग ये इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। सिक्स्थ है एस्पिरेशनल एंड आइडियलिस्टिक, ये बताते हैं कि इंडिया को फ्यूचर में कैसा बनना है। सेवेंथ है कॉम्प्लीमेंट टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, दोनों एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट कहता है कि फ्रीडम दो और DPSP कहता है कि कंडीशन क्रिएट करो ताकि हर पर्सन उस फ्रीडम को यूज़ कर सके, है ना। नेचर की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नेचर कैसा है, तो नॉन जस्टिसेबल है। आर्टिकल 37 कहता है कि DPSP कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। आप कोर्ट जाकर नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट ने DPSP इम्प्लीमेंट नहीं किया तो अब गवर्नमेंट को जेल में डालो, है ना, पनिशमेंट दो, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट का ना ये कह सकते हो कि मॉरली और पॉलिटिकली ये बाउंड हैं कि इन सारे प्रिंसिपल को उसे फॉलो करना है। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर और वेलफेयर कम्प्लीटली इग्नोर करे तो पब्लिक इलेक्शन में उसे आंसरेबल बना सकती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि DPSP का इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के कोर्ट में इसका कह सकते हो सुनवाई होता है। सो DPSP
एज द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने DPSP को कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। क्यों? क्योंकि ना ये कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ये स्टेट को याद दिलाता है कि गरीबों का वेलफेयर करो, सोशल जस्टिस के लिए काम करो, इक्वालिटी लाने की कोशिश करो और जो है ह्यूमन सोसाइटी बनाओ। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फंडामेंटल राइट्स हमें बताता है कि सिटीजन्स को क्या मिलना चाहिए और DPSP हमें बताता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। बस यही है। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या है, इसको बात करते हैं। ओके, तो नाम सुनते ही याद रखिए, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक वेलफेयर इनका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है इनइक्वालिटी कम करना, वेलफेयर स्टेट बनाना और पुअर और वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना। आर्टिकल 38 की बात करें तो स्टेट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस इस्टेब्लिश करे, सिंपल लैंग्वेज में कि ऐसी सोसाइटी बनाए जहां अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ अमीर लोगों के पास ना हो बल्कि बाकी लोगों के पास भी हो। आर्टिकल 39 बहुत इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल। ये कहता है कि एडिक्वेट लाइवलीहुड सबको मिले, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो और वेल्थ कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। एग्जाम्पल, अगर एक मेल और फीमेल एम्प्लॉय सेम काम करते हैं तो उन्हें इक्वल सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, है ना। इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए अगर सेम काम करते हैं तो। ओके, 39A ये बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में कि अगर किसी पुअर पर्सन, गरीब इंसान के पास लॉयर हायर करने के पैसे ना हैं तो स्टेट उसे हेल्प करे। आर्टिकल 41, 42 एंड 43 ये तीनों जो है राइट टू वर्क, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, मैटरनिटी रिलीफ एंड लिविंग वेज के बारे में बात करता है। जैसे एग्जांपल लो कि मैटरनिटी लीव ना पॉलिसी और लेबर वेलफेयर लॉज DPSP की फ़िलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। आर्टिकल 47 की बात करें तो ये ना न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना और पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना, इसके बारे में बात करते हैं। आयुष्मान भारत हो गया, जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम, न्यूट्रिशन स्कीम, ये सब इसी विजन से कनेक्टेड है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब वेलफेयर स्टेट प्लस इकोनॉमिक जस्टिस। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है कि अब सोचिए महात्मा गांधी का इंडिया कैसा था, एक स्ट्रॉन्ग विलेज, है ना, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी जहाँ पे हो, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन हो एंड मॉरल वैल्यूज़ हो वहाँ पे। ऐसी फिलॉसफी पर बेस्ड है गांधीयन प्रिंसिपल। आर्टिकल 40 तो ये ना विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करो, इसके बारे में बोलता है। ठीक है, ये लेटर पंचायती राज सिस्टम का ना कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन बना। एग्जाम्पल, जैसे आज ना ग्राम पंचायत लोकल रोड, सैनिटेशन और डेवलपमेंट वर्क को हैंडल करती है। ये गांधी जी के कह सकते हो ग्राम स्वराज का विजन का पार्ट है। आर्टिकल 43 ये ना कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करो, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जांपल लो खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, वोकल फॉर लोकल कैंपेन भी इसी स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। आर्टिकल 46 की अगर हम बात करें, 43 ये हो गया 46 की बात करें तो ये ना SC ST वीकर सेक्शन के एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। आर्टिकल 47 जो है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और हार्मफुल ड्रग्स को डिस्करेज करो, इसके लिए बोलता है। आर्टिकल 48 जो है ये कॉज स्लॉटर एंड इन चीज़ों को प्रोहिबिट करने की बात करता है। ठीक है, सो गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली विलेज इंडिया प्लस रूरल इकोनॉमी प्लस सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करता है गांधीयन प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, तो ये थर्ड कैटेगरी पे आते हैं। ये प्रिंसिपल ना मॉडर्न प्रोग्रेसिव और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्टिकल 44 जो है इसमें बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी मतलब सब सिटीजन्स के लिए कॉमन सिविल लॉज का आइडिया। आर्टिकल 45 जो है ये बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। आर्टिकल 48 जो है ये एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन की बात करता है ना। जैसे एग्जांपल लो प्लास्टिक बैन, एफोरेस्टेशन ड्राइव, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इनिशिएटिव, ये सब ना इसी प्रिंसिपल की स्पिरिट में आता है। आर्टिकल 49 की बात करें तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। एग्जांपल जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, कोणार्क टेम्पल, ये सिर्फ ना मॉन्यूमेंट्स नहीं है, हमारी कह सकते हो हेरिटेज है। आर्टिकल 50 ये ना जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करते हैं ताकि कोर्ट इंडिपेंडेंट रहे। आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को प्रमोट करो, ऐसी बात करते हैं। जैसे इंडिया का रोल UN पीस मेकिंग मिशन में,
इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है ये बात करता है एनवायरनमेंट प्लस हेरिटेज प्लस पीस प्लस प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के बारे में, ठीक है। DPSP मॉडिफाई हुए कुछ अमेंडमेंट के थ्रू, इसको भी देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक है और इसीलिए कुछ DPSP बाद में ना ऐड या मॉडिफाई किए गए थे। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ऐड किया है फ्री लीगल एड 39A, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 48A, वीकर वर्कर्स की पार्टिसिपेशन के लिए तो 43A, एंड देन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये आर्टिकल 38(2) ऐड किया है, जिसमें कि ये बात करता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी के बारे में। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 45 ये बात करता है, मॉडिफाई करता है आर्टिकल 45 को, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है, ठीक है। एंड 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 43rd आर्टिकल B को ऐड किया है, जो प्रमोट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, प्रमोट करता है कि हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बनाओ, ठीक है। सो आर्टिकल 36 की बात करते हैं अब। ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। सबसे पहले ये बताता है कि DPSP के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट का मीनिंग वही है जो आर्टिकल 12 पे हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे, जिसमें होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी। सिंपल लैंग्वेज में कि DPSP को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। आर्टिकल 37 ये ना नेचर ऑफ DPSP की बात करते हैं। ये कहता है कि DPSP कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन ये गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है, यानी गवर्नमेंट लीगली फोर्स नहीं की जा सकती, ठीक है। गवर्नमेंट जो है लीगली फोर्स नहीं की जा सकती, लेकिन मॉरली और पॉलिटिकली जो है रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर और एजुकेशन को कम्प्लीटली इग्नोर करे तो पब्लिक इलेक्शन में उसे आंसरेबल बना सकती है। फिर आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब आते हैं पहले कैटेगरी पे, आर्टिकल 38, 39, 39A, ये सारे, ये ना इनमें कई ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे कि 38 की बात करें तो सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस की बात करता है। 39 की बात करें तो ये एडिक्वेट लाइवलीहुड के बारे में बात करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन टू प्रिवेंट करना। जैसे अगर एक मेल और फीमेल एम्प्लॉय सेम काम करते हैं तो सैलरी भी उनकी सेम होनी चाहिए। 39A जो है ये फ्री लीगल एड की बात करता है, जैसे कि जस्टिस ना सिर्फ रिच अमीर लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, है ना। 41 जो है ये बात करता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस की। 42 जो है ये ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात करते हैं, वो छुट्टी मिलती है ना विमेन वर्कर्स को। 43 जो है ये लिविंग वेज फॉर वर्कर्स की बात करता है। 43A जो है ये न्यूट्रिशन वर्किंग, ये ना वर्कर्स के पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करता है। 47 की बात करें अगर ये वाला, तो ये जो है न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने की बात करता है। सो सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर प्लस जस्टिस प्लस इक्वालिटी, तो ये उसमें आता था। सो हमने गांधीन कवाल के भी हमने देखे थे, जैसे कि आर्टिकल 40 जो है विलेज पंचायत की बात करता है ना। 43A जो है ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री। 43B जो है गांधीयन में ये SC ST और वीकर सेक्शन की प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। तो ये सारे हमने देखे थे जो पिछले में, इसमें बस ये एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। अब जो है ना हम कुछ बात कर लेते हैं, हाँ इस पर बात करते हैं। वो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके यस। सो फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP की बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल लाइन में समझाती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स आर फॉर द इंडिविजुअल, DPSP आर फॉर द सोसाइटी एज अ होल। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल के लिए होता है, DPSP सोसाइटी के लिए। फंडामेंटल अगर सोर्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 आर्टिकल 212 to 35 में मेंशन है, ठीक है ये, ओके। एंड DPSP जो है पार्ट 4 में मेंशनड है। नेचर की बात करें तो ये ना फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होता है, कोर्ट जा सकता है। DPSP नॉन जस्टिसेबल होता है, कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करेगा। पर्पस की बात करें तो फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट करने की बात करता है, और DPSP जो है वो वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करने की बात करता है, ठीक है। अगर एप्लीकेबिलिटी की बात कर लें तो
फंडामेंटल राइट जो है मोस्टली नेगेटिव ऑब्लिगेशन होता है, क्योंकि ये स्टेट को बताता है कि वो क्या नहीं कर सकता है, और डीपीएसपी जो है ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, स्टेट को ये कम करना चाहिए, ये ऐसा बताता है, सो पॉजिटिव होता है। एग्जांपल जैसे कि फंडामेंटल राइट बोलता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर मत करो, और डीपीएसपी बताता है कि गवर्नमेंट एक्टिव स्टेप्स लो तुम, है ना। टाइम की बात करें, सो फंडामेंटल राइट्स इमीडिएटली अवेलेबल होता है, और डीपीएसपी जो होता है ग्रेजुअल इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि वेलफेयर पॉलिसीज़ के लिए ना रिसोर्सेस बहुत ज़रूरी है। सो कुछ हम सैंक्शंस बिहाइंड डीपीएसपी की बात करें तो क्वेश्चन है कि अगर डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं है तो फिर इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी का स्ट्रेंथ आता है कहाँ से, पब्लिक ओपिनियन से, पॉलिटिकल मोरालिटी से, है ना, इलेक्शन से। एग्जांपल कि अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर, एजुकेशन और वेलफेयर को इग्नोर करे तो पब्लिक इलेक्शन में उसे आंसरेबल बना सकती है ना। इसीलिए डीपीएसपी को कहा जाता है इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। कॉन्फ्लिक्ट जब हो फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी का तो क्या होगा, कभी कभी ना वेलफेयर लॉज फंडामेंटल राइट से क्लास कर जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज़, लैंड रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर है या डीपीएसपी। इसी कन्फ्यूज़न को कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में एड्रेस किया। जैसे हम पहले देखते हैं चंपकम दोराई रंजन केस 1951। बैकग्राउंड है कि एजुकेशनल रिजर्वेशन पॉलिसी चैलेंज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, यानी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो फंडामेंटल राइट्स जीतेगा। इम्पैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया और आर्टिकल 15(4) और 31A इंसर्ट किया। फिर आता है गोलकनाथ केस 1967, 11th जज केस है। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। इस जजमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे दी थी। फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973, हिस्टोरिकल जजमेंट है। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है एंड दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। फिर आता है मिनर्वा मिल केस 1980। ये इसमें ना कोर्ट ने कहा कि हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, और एक ब्यूटिफुल ऑब्जर्वेशन दिया कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर द टू व्हील्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब एक कह सकते हो कि अगर चक्के हटा दिए गाड़ी से, साइकिल से, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, साइकिल जो है वो गिर जाएगा। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रॉपरली फिर फंक्शन नहीं करेगा। सिंपल एग्जांपल लो, जैसे फंडामेंटल राइट्स बिना डीपीएसपी का कि ना फ्रीडम तो होगी लेकिन सोशल इनइक्वालिटी भी होगी। डीपीएसपी बिना फंडामेंटल राइट्स के क्या होगा कि वेलफेयर तो होगा लेकिन लिबर्टी खतरे में आ सकती है, और इसीलिए दोनों का बैलेंस ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ना हम कुछ क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं डीपीएसपी के, ये वाला सेक्शन। ठीक है, सो पहले है कि ये नॉन जस्टिसेबल है। सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म कि डीपीएसपी को कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप कोर्ट जाकर नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया, पनिशमेंट दीजिए। इसीलिए कुछ स्कॉलर ने इसे कहा है कि ये ना बस एक डिक्लेरेशन है, कह सकते हो, यानी अच्छी बातें लेकिन लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। दूसरा कि ये वेग और इम्प्रिसाइज है, यानी कुछ प्रिंसिपल्स जो है ना बहुत ब्रॉड लैंग्वेज में जो है लिखे गए हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली कैसे प्रमोट करें, कितना करें और कब तक करें। इम्प्लीमेंटेशन इससे डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड है डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करने के लिए ना पैसे चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल, वेलफेयर स्कीम, सब के लिए रिसोर्सेज चाहिए, है ना। एग्जाम्पल जैसे अगर गवर्नमेंट सबको फ्री हेल्थ केयर देना चाहे तो उसके लिए बहुत बजट चाहिए होगा, और इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन ग्रेजुअल होता है ना। फिर उसके बाद है कि ये सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स अर्लियर। सो इनिशियली ना कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो डीपीएसपी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से डीपीएसपी की इफेक्टिवनेस लिमिटेड लगती थी, लेकिन बाद में ऐसा तो हट गया था। सो इसको इग्नोर कर सकते हो आप। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, तो आम लोग ना अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं लेकिन डीपीएसपी के बारे में आम लोगों को उतना पता नहीं होता है। इससे रिज़ल्ट क्या होता है कि पब्लिक प्रेशर कम बनता है।
ठीक है। स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, DPSP लॉन्ग टर्म गोल है और इसीलिए रिजल्ट जो है इमीडिएटली नहीं दिखते। एग्जाम्पल, पॉवर्टी रिडक्शन और क्वालिटी एजुकेशन ओवरनाइट अचीव नहीं हो सकती, है ना। अब यूटिलिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ DPSP की बात कर लेते हैं। अब सवाल है कि अगर इतनी क्रिटिसिज्म है तो फिर DPSP इम्पॉर्टेंट क्यों है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल है गवर्नेंस का, मतलब कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं, पॉलिसीज़ बनाने में रोड मैप प्रोवाइड करता है ये। एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, लीगल एड स्कीम, इन सब के पीछे DPSP की फ़िलॉसफी है। दूसरा है कि ये ब्लूप्रिंट है वेलफेयर सोसाइटी के लिए। DPSP बताता है कि इंडिया को किस तरह का सोसाइटी बनना है, जस्ट, इक्विटेबल एंड वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। फिर ये प्रमोट करता है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करता है ना। ये इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ और जस्टिस को ये एक्सेसिबल बनाता है ना। ये बेसिस होता है गुड गवर्नेंस का, यानी गवर्नमेंट को प्रायोरिटीज़ डिसाइड करने में हेल्प करता है। फिर आता है डायनेमिक इन नेचर, सोसाइटी चेंज होती है, DPSP भी चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग रेलिवेंट रहते हैं, है ना। मॉरल फोर्स एंड पब्लिक सपोर्ट, कोर्ट ना इन्फोर्स नहीं करता, लेकिन इनके पीछे ना मॉरल स्ट्रेंथ है और डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन की पावर बहुत बड़ी होती है। अब ना कुछ रोल्स देख लेते हैं हम DPSP का गवर्नेंस में। DPSP ना सिर्फ थियोरी नहीं है, प्रैक्टिकल गवर्नेंस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ये ना पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसी बनाती है ना, उसमें ये हेल्प करता है। लेजिस्लेटिव गाइडेंस में भी ये हेल्प करता है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जब लॉज बनाते हैं ना, उस वक्त DPSP को कंसिडर करते हैं। एग्जीक्यूटिव एक्शन में भी इनका रोल है, जैसे कि स्कीम और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ना उस वक्त, जैसे आयुष्मान भारत, MG नरेगा, ICDS, है ना, स्वच्छ भारत मिशन, इन सब में ना DPSP की स्पिरिट दिखाई देती है। प्लानिंग डेवलपमेंट, इनमें भी है कि जैसे नेशनल प्लानिंग और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस है ये, है ना। अकाउंटेबिलिटी रहता है लोगों के लिए। DPSP ना पब्लिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है, लोग गवर्नमेंट को जज करते हैं, एजुकेशन इम्प्रूव हुआ, हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ कि नहीं, इनइक्वालिटी कम हुई, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे लोग जज करते हैं। सो DPSP एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक वेलफेयर स्टेट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ GDP ग्रोथ नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, सोशल हार्मनी हो, प्रोटेक्शन हो वीकर सेक्शन का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। और इसीलिए DPSP को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड कंसाइंस भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट DPSP में जैसे वही हो गया, फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, है ना, फोकस करता है वीकर सेक्शन पे, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रमोट करता है सोशल हार्मनी को और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये जो है इंश्योर करता है। अब आता है कि कैसे DPSP को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना, स्टेप क्या क्या लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP को इंक्लूड करना ही ये दिखाता है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बनना चाहता है और ये स्टेट के लिए एक रोड मैप है। दूसरा है फ्रेमिंग ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है ताकि DPSP को रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सके, है ना। जैसे एग्जांपल हो, इक्वल जस्टिस के लिए लीगल एड स्कीम लाना, पब्लिक हेल्थ के लिए नेशनल हेल्थ मिशन लाना, यही है। प्लानिंग एंड प्रोग्राम की बात करें तो जैसे पहले 5 ईयर प्लान्स और आज नीति आयोग की स्ट्रैटेजीज़ भी DPSP का आइडियल से इंस्पायर्ड है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार DPSP को फंडामेंटल राइट्स के साथ पढ़ा है, रीड किया। एग्जाम्पल जैसे राइट टू एजुकेशन और राइट टू एनवायरनमेंट को कोर्ट ने एक्सपैंड करके स्ट्रेंथ किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, टाइम के साथ कई अमेंडमेंट्स लाए गए, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन की बात, डेमोक्रेसी में ना पब्लिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और इसी प्रेशर से गवर्नमेंट DPSP इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज एंड स्कीम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 या SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है 1981, इन लॉज का ऑब्जेक्टिव था कि सोशल जस्टिस और वीकर सेक्शन की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। राइट टू वर्क एंड ह्यूमन कंडीशन,
जैसे कि MG नरेगा एक्ट 2005 आया है ना, रूरल फैमिलीज़ को एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड करता है। मिनिमम वेज एक्ट आया जो वर्कर्स को ना मिनिमम वेज इंश्योर करता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया जो वुमेन वर्कर्स को मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और ये आर्टिकल 42 की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये ना 6 से 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए ना फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। मिड डे मील स्कीम की बात करता है, जैसे एजुकेशन और न्यूट्रिशन दोनों इम्प्रूव करने की अटेम्प्ट करना है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये ना क्वालिटी एजुकेशन और होलिस्टिक लर्निंग को प्रमोट करता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ये ना फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करता है। ICDS स्कीम की बात करें तो जैसे चिल्ड्रन और मदर की न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए। नेशनल हेल्थ मिशन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये सब ना आर्टिकल 48A के इम्प्लीमेंटेशन के कह सकते हो एग्जाम्पल्स हैं, है ना। रूरल एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की बात करें तो पंचायती राज एक्ट ग्राम स्वराज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को प्रमोट करते हैं। ओके, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कर ले तो इंडिया की ना नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी ले लो, या फिर UN की पीस कीपिंग मिशन ले लो, या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, आर्टिकल 51 की स्पिरिट को ना रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टिव्स जो आउट ऑफ पार्ट 5 से बाहर में हैं, उसकी बात करें तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो डायरेक्टिव हैं जो पार्ट 4 से बाहर दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 335 ये ना SC ST के क्लेम्स को ना पब्लिक सर्विस में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी मेंटेन रहनी चाहिए, ऐसी बात करता है। 350A जो है वो बात करता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी चिल्ड्रन के लिए ना प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में प्रोवाइड करने की फैसिलिटी। जैसे अगर किसी स्टेट में मान लो कि तमिल स्पीकिंग या बंगाली स्पीकिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो स्टेट ना उनके बच्चों के लिए मदर टंग एजुकेशन फैसिलिटी करने की कोशिश करे। आर्टिकल 351 ना प्रमोट करता है हिंदी लैंग्वेज को, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिंदी को प्रमोट करते हुए इंडिया के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और कंपोजिट कल्चर को भी रिस्पेक्ट किया जाएगा, इसकी बात ये करते हैं। ठीक है, सो अगर हम कंक्लूड करें, फाइनली एक बार रिवाइज करें तो आज का बिगेस्ट टेक अवे क्या था कि DPSP डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन लॉज, स्कीम और पॉलिसीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। वेलफेयर स्कीम का कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन DPSP ही है। पार्ट 4 के बाहर भी कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं जो आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल 335, 350, 351 है ना। और याद रखिए, फंडामेंटल राइट्स gives us the power to claim, but directive principle shows the direction in which the state must move, है ना। सो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पैक्टफुल वेलफेयर स्कीम कौन सी है। क्या वो मनरेगा है, या राइट टू एजुकेशन, या आयुष्मान भारत, या कोई और है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग।